दोस्तों, तोमोदाची गेम के पिछले पार्ट पे आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया और आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। तो फाइनली आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से चेकआउट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे हमें यूची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक हॉस्पिटल में पैसे गिन रहा होता है और वहीं एक लेडी बेड पर लेटी होती है। वह लेडी यूची से कहती है कि पैसों से ज्यादा जरूरी दोस्त होते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और यूची को सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे अहम चीज सिर्फ एक है, पैसा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। टेंजी यूची को उठा रहा होता है और दोनों एक गुफा में होते हैं। मानाबू बताता है कि तीसरे गेम की तैयारी में 3 दिन लगेंगे और तब तक यूची को इस गुफा में सरवाइव करना होगा। उसे सिर्फ एक पानी की बोतल दी जाती है। टेंजी यूची से कहता है कि उसने उसे किस इसलिए किया था ताकि वह उसके साथ इस जगह आ सके। यूची पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया, पर तभी टेंजी बताता है कि वह दूसरी बार तोमोदाची गेम खेल रहा है। उसने ये सब सावारागी की वजह से किया क्योंकि उसने टेंजी से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूनियर हाई स्कूल में टेंजी के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। टेंजी ने 1 मिलियन येन सेव किए थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था और दोनों दोस्त भी सावारागी में इंटरेस्टेड थे। टेंजी उन्हें समझाता है कि उसके और सावारागी के पेरेंट्स ने उनकी शादी फिक्स कर दी है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त बाज नहीं आते। अब तीनों ने मिलकर बिजनेस से 3 मिलियन येन सेव कर लिए थे। एक दोस्त सजेस्ट करता है कि इन पैसों को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए और जब उनका कुल पैसा 20 मिलियन येन हो जाएगा तब जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा और सावारागी को प्रपोज भी कर सकेगा। पर तभी इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तीनों को किडनैप कर लिया जाता है और तोमोदाची गेम में डाल दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन तीनों में से किसी एक पर 10 मिलियन येन का कर्ज है, पर गेम में टेंजी अकेला हार जाता है और उस पर 20 मिलियन येन का कर्ज चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि वह एक माइनर था इसलिए मानाबू उसे छोड़ देता है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और गेम की बातें किसी को बताने से मना कर दिया जाता है। अब छूटने के बाद टेंजी अपने दोस्तों से पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया। उसका एक दोस्त बताता है कि उसने सारे पैसे सावारागी पे खर्च कर दिए। इसके बाद टेंजी अपने पिता को तोमोदाची गेम के बारे में बता देता है और उसके पिता सावारागी के पिता से इस मामले पर बात करने जाते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस इसे सुसाइड बताती है, पर अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए टेंजी सावारागी की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और वह उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है, अगर पीछा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इसके बाद टेंजी डिसाइड करता है कि वह सावारागी को तोमोदाची गेम में घसीटेगा और उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा ताकि वह पूरी तरह अकेली पड़ जाए। लेकिन यूची की वजह से टेंजी का यह प्लान फेल हो जाता है। पर टेंजी की कहानी सुनकर भी यूची को उस पर पूरा यकीन नहीं होता। टेंजी कहता है कि सावारागी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और जब यूची वह सुनेगा तो उसे भी सावारागी पे शक होगा। फिर टेंजी बताता है कि हमारा टोटल कर्जा 10.8 मिलियन है और ये सुनकर यूची हैरान हो जाता है कि टेंजी को ये बात कैसे पता चला। टेंजी बताता है कि यह उसका दूसरा तोमोदाची गेम है और दूसरे गेम के बाद मैनेजमेंट टोटल कर्जे की जानकारी दे देती है। अब यूची मानाबू से फिर से पूछता है और मानाबू कंफर्म करता है कि ग्रुप सी का टोटल कर्जा 10.8 मिलियन है, लेकिन यूची के हिसाब से तो ये कर्जा 18.8 मिलियन होना चाहिए था। अब इससे साफ पता चल जाता है कि किसी ने झूठ बोला है। तभी टेंजी बताता है कि उसने पहले गेम में झूठ बोला था। तभी हम देखते हैं कि यूची एक कैलकुलेशन कर रहा होता है। उसके कार्ड पर कर्जा को आधा करने की कंडीशन थी। उस समय उसका कर्जा 1.6 मिलियन था। अब उसका कर्जा 2.1 मिलियन हो चुका है और दोनों की कैलकुलेशन के अनुसार सिवी का कर्जा लगभग 2 मिलियन येन होना चाहिए। अब बचे 14.8 मिलियन। अगर सावारागी की वजह से कोई पेनल्टी नहीं लगी हो तो उसका कर्जा लगभग 2.2 मिलियन होगा और जब ये सारे कर्जे जोड़ते हैं तो टोटल 10.8 मिलियन बनता है। लेकिन यूची अभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। वह टेंजी से पूछता है, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? टेंजी जवाब देता है कि उसका असली मकसद उसके फादर की मौत का बदला लेना है, इसलिए वह यूची का साथ दे रहा है और विश्वास दिलाने के लिए टेंजी अपना कर्जा यूची को दिखा देता है जो कि 2.1 मिलियन होता है। लेकिन कार्ड दिखाने की पेनल्टी की वजह से अब उसका कर्जा डबल होकर 4.2 मिलियन हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 60 घंटे बीत चुके होते हैं। यूची टेंजी से पूछता है, तुम्हें सिर्फ सावारागी से बदला लेना था, फिर तुमने सिवे और कोकोरोगी को क्यों फंसाया? क्या तुम उन्हें अपना दोस्त नहीं मानते?
आते टेंजी जवाब देता है, मैंने कभी उन्हें अपना दोस्त माना ही नहीं, मेरा मकसद सिर्फ सावारागी से बदला लेना था। अब यूची टेंजी से कहता है, अगर तुम वापस जाकर सिवे और कोकोरोगी से माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें ये गेम जितवा दूंगा। और ये सुनकर टेंजी तुरंत मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब 3 दिन का समय पूरा हो जाता है। टेंजी और यूची को एक जंगल के बीच में ले जाकर छोड़ा जाता है और वहाँ उनकी मुलाकात मानाबू से होती है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है रिको। असल में रिको मैनेजमेंट टीम से है। वह सुकीनो को विजिट करती है और कहती है, तुम्हारा ग्रुप अब मेरे ग्रुप का सामना करेगा। लेकिन इस समय सुकीनो के ग्रुप में केवल 2 मेंबर्स बचे थे, इसलिए रिको को पूरा भरोसा था कि उसका ग्रुप जीत जाएगा, क्योंकि इस गेम में उसके पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं और उसे एडवांटेज मिलता है। लेकिन सुकीनो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह रिको को शर्त लगाने के लिए कहती है। रिको भी तुरंत शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मानव गेम के रूल समझाता है। थर्ड गेम का नाम है फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम और यहाँ पे 2 ग्रुप है, ग्रुप सी और ग्रुप के। दोनों ग्रुप एक दूसरे का सामना करेंगे। जो ग्रुप हारेगा उसका गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तभी ग्रुप के लोग कहते हैं, अरे सामने तो बस 2 ही लोग हैं, मतलब कि जीतना बहुत आसान होगा। टेंजी कहता है, पर ये गेम तो फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए है ना। मानाबू कहता है, हाँ, और सबसे बड़ा टेस्ट तभी होगा जब सामने अपोनेंट्स होंगे। फिर मानाबू गेम्स के रूल सबको समझाता है। दोनों टीमों में से एक सदस्य जंगल में कहीं पे छुपेगा और बाकी मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। वह सभी को रूल बुक दिखाता है, जिसमें एक खास रूल था, टीम स्विच करने का भी ऑप्शन। अब टेंजी इस रूल के बारे में पूछता है। मानाबू एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी ढूंढने वाले मेंबर्स को लगे कि उसकी टीम हारने वाली है तो वह दुश्मन टीम में स्विच कर सकता है। अगर वह स्विच करके विनिंग टीम में शामिल हो जाता है तो उसका कर्जा शून्य हो जाएगा और वह गेम से फ्री हो जाएगा। पर अगर जिस टीम में वह स्विच करता है वह हार जाती है तो उसे हारने वाली टीम का एवरेज कर्ज चुकाना पड़ेगा। साथ ही चाहे तो वह अगले यानी चौथे गेम में अपनी पुरानी टीम को वापस ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, ग्रुप सी के मेंबर्स के लिए ये काफी रिस्की था, क्योंकि अगर कोई भी स्विच कर जाता तो उनका पूरा ग्रुप हार जाता, क्योंकि एक अकेला मेंबर तो गेम नहीं जीत सकता। तभी मानाबू ग्रुप सी को एक ऑप्शन देता है। वह कहता है कि एक और खिलाड़ी मौजूद है जो दूसरे ग्रुप से आया है और वह अकेला है, इसलिए वह गेम कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर चाहो तो उसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तभी यूची पूछता है, क्या वह एक लड़की है? तभी मानाबू स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। यूची मान जाता है कि वे उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। फिर मानाबू उस लड़की को बुलाता है और तभी हमें बताया जाता है कि उसका नाम होता है मारिया। मारिया 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 मारिया। अरे दोस्तों, मैं ये क्या करने लगा? तभी हमें पता चलता है कि मारिया असल में तोमोदाची गेम की मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा थी और वह गेम में सिर्फ यूची पर नजर रखने के लिए शामिल हुई थी। तभी हमें ग्रुप के लीडर का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है जुजू, और वह खुद छुपने वाला सदस्य बनता है और ग्रुप सी से टेंजी हाइडर बनता है। इसके बाद मानाबू दोनों ग्रुप्स को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है और उन्हें छुपने के लिए 2 घंटे का समय देता है। अब टेंजी, मारिया और यूची टेंजी के छुपने के लिए एक जगह तराशते हैं और तभी वे सभी रूल्स को याद करते हैं कि वे लोग दूसरी टीम के मेंबर्स को मार पीट कर हाइडर का नाम नहीं उगलवा सकते और एक बार हाइडर अपनी जगह फिक्स कर लेगा तो वह उसे बदल नहीं सकता और रूल्स तोड़ने पर टीम तुरंत हार जाएगी और पूरे ग्रुप का कर्जा डबल हो जाएगा। सभी को एक स्पेशल फोन दिया गया था जिससे वे एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। अब यूची टेंजी को बताता है, सुनो, मैं तुम्हें तभी कॉल करूंगा जब कोई इमरजेंसी होगी। पर दोस्तों, तभी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। यूची और टेंजी ने पिछले 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था और भूख और कमजोरी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। पर रूल्स के अकॉर्डिंग हाइडर को तब तक खाना नहीं दिया जाएगा जब तक वह अपनी जगह फिक्स न हो जाए, और जब वह फिक्स हो जाएगा उसके साथ ही उसे खाना ला सकते हैं। और हाइडर के पास एक इमरजेंसी बटन भी होता है, अगर वह बटन दबा दिया गया तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा और उसकी टीम हार जाएगी। अब टेंजी, यूची और मारिया ने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यूची मारिया को उस जगह से थोड़ा दूर रुकने के लिए कहता है, पर कम लोगों के होने के कारण टेंजी को गेम जीतने की उम्मीद कम लग रही थी। यूची टेंजी को समझाता है, यार देखो, अगर हम सीधे तरीके से खेलेंगे तो हारना पक्का है, पर सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी भूख प्यास कितनी देर तक सह सकते हो। पर टेंजी अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए यूची पर पूरा भरोसा करता है और उसकी बात मान लेता है। और अब 2 घंटे का छिपने का समय लगभग पूरा हो जाता है। यूची टेंजी को बिना कोई प्लान बताए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब दोस्तों, 2 दिन बीत चुके होते हैं। यूची का कोई
कोई भी नामो निशान नहीं होता और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यूची कहाँ गायब हो गया। दोस्तों टेंजी सोच रहा था कि वह अभी तक क्यों नहीं आया और भूख से टेंजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। टेंजी यूची पर शक करने लगा कि शायद उसने उसे धोखा दिया है और वो उसे सजा दे रहा है, क्योंकि दूसरी गेम में टेंजी ने यूची को बुरी तरह से धोखा दिया था। और ये सोचकर टेंजी गिव अप बटन दबाने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो फोन भी कर सकता है। तभी इसके बाद उसने यूची को कॉल किया, लेकिन यूची ने फोन नहीं उठाया और तभी थोड़ी देर में टेंजी को कॉल बैक आता है, लेकिन कॉल यूची ने नहीं बल्कि ग्रुप के एक सदस्य सिमोनिया ने उठाया। सिमोनिया ने टेंजी को बताया कि यूची उसे छोड़ने वाला है और वो किसी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा, बस लड़की के साथ समय बिता रहा है। सिमोनिया ने टेंजी को ये भी बताया कि यूची ने कहा था कि तुमने सेकंड गेम में सबको बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसलिए वे तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और अगर तुम यूची से बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ और वो मेरे साथ है। अब सिमोनिया की बात सुनकर टेंजी सोचता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। यूची ने कहा था कि जब उसे जरूरत होगी तो वो खुद बात करेगा, इसलिए टेंजी यूची का इंतजार करने लगता है। तभी सिमोनिया ने कहा कि अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते तो गिव अप बटन दबा दो। और तभी बात खत्म होने के बाद ग्रुप के लीडर ने सिमोनिया से टेंजी की हालत के बारे में पूछा। सिमोनिया ने बताया कि उसे टेंजी पर दया आ रही थी, क्योंकि ग्रुप सी जीत नहीं सकता। जूजू ने एक परफेक्ट रणनीति बनाई है और दोस्तों इसके बाद हमें ग्रुप के प्लान के बारे में बताया जाता है। जूजू ने सभी को बताया कि इतने बड़े जंगल में किसी को ढूंढना नामुमकिन है और ये गेम फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इस गेम में ये जरूरी था कि टीम के सभी सदस्य टीम के दूसरे मेंबर्स हाइडर्स तक खाना लेकर जाएं। इसका मतलब था कि जब वो खाना लेकर जाएंगे तो हमें उनका पीछा करना होगा ताकि हाइडर का पता चल सके। और इसके बाद उसने ओनिगवारा और चिकासा को फूड स्टेशन भेजा, क्योंकि वो तेज दौड़ सकते थे। इसके अलावा उसने सिमोनिया और बनरी को छुपने की जगह ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि उनकी नजर तेज थी। तभी रिको ने कहा कि इस ग्रुप का लीडर जीनियस है और मेरी टीम में परफेक्ट यूनिटी है। तभी सुकीनो कहती है हाँ यूनिटी तो है, लेकिन वे दोस्त होने की बजाय एक टीम की तरह लग रहे हैं। रिको ने कहा हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि वो लोग एक बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं। और रिको का मानना था कि गेम 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उनका ग्रुप यानी ग्रुप के जीतेगा। तीसरे दिन सुकीनो ने पूछा क्या तुम श्योर हो कि आज गेम ओवर हो जाएगा? अब रिको पूरी तरह से श्योर थी और उसने कहा कि अगर टीम में से कोई टेंजी तक खाना पहुंचाने गया तो ग्रुप के लोग उसका पीछा करेंगे और उन्हें हाइडर की लोकेशन का पता चल जाएगा, क्योंकि सारे एथलीट्स हैं और उनसे बचकर भागना मुश्किल होगा। और अगर टेंजी के टीम मेंबर्स उसे खाना देने नहीं जाएंगे तो टेंजी भूख और प्यास से हार कर गिव अप बटन दबा देगा। जबकि ग्रुप के पास 4 मेंबर्स हैं। अगर ग्रुप सी उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है तो वो केवल 2 का ही पीछा कर सकते हैं। असल में दोस्तों टेंजी ने गेम शुरू होने से 3 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था और गेम शुरू हुए भी 3 दिन बीत चुके थे। टेंजी को अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है, इसलिए रिको को पूरा यकीन था कि जल्द ही गेम खत्म होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरा दिन खत्म होने को होता है और टेंजी किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रिको चौंक जाती है और कहती है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं और ये बात किससे कर रहा है। तभी सुकीनो कहती है कि वो भूख से परेशान हो गया है और उसे भ्रम हो रहा है। दूसरी तरफ यूची टेंजी के लिए खाना लाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि मारिया सुकीनो को यूची के बारे में रिपोर्ट भेजती है और ये देखकर सुकीनो कहती है मैंने सोचा था यूची उससे ज्यादा बुरा है। इसके बाद यूची अपना चाल चलता है और ग्रुप के से खुद को उनकी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद रिको को यकीन नहीं होता कि यूची ऐसा कैसे कर सकता है। सुकीनो कहती है यूची कुछ भी कर सकता है। अब ये देखकर रिको कहती है अगर यूची ने ऐसा किया तो मेरी टीम की जीत पक्की है। ग्रुप के को भी यूची पर विश्वास नहीं था कि वो स्विच करेगा। यूची उनसे कहता है टेंजी ने हमें धोखा दिया था, मैं उसे तड़पाना चाहता था और रूल्स के अनुसार फूड स्टेशन पे ही स्विच किया जा सकता है और अगर दूसरी टीम का एक भी मेंबर हाँ कर देता है तो स्विच हो जाएगा, लेकिन एक बार स्विच होने के बाद तुम वापस अपनी पुरानी टीम में नहीं जा सकते हो। अब ग्रुप के मेंबर्स यूची को टीम में लेने के लिए आपस में बात करते हैं। इस पर सिनोमिया कहता है कि अब तक हमारे सारे डिसीजन कैप्टन से बात करके ही लिए जा रहे थे और वह इस बार भी ऐसा ही करेगा। ये सुनकर यूची उन पर हंसने लगता है और कहता है तुम अपने कैप्टन के बिना एक भी डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या? अगर वो कहेगा राइट तो तुम राइट हो जाओगे और खाने को बोलेगा तभी तुम खाओगे क्या? और यहाँ तक कि सुसु करने के लिए भी तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अब दोस्तों यहाँ पर यूची उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था और तभी ओनिगवारा को भी गुस्सा आ जाता है। वो यूची को पंच मारने की कोशिश करता है
पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। इसके बाद शिनोमिया कैप्टन को कॉल करने जाता है। तभी रिको कहती है शुक्र है एक एक्सीडेंट से ये गेम एंड नहीं हुआ। सुकिनो कहती है मुझे डाउट है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आगे शिनोमिया वापस आ जाता है और बताता है कि कैप्टन ने यूची को टीम में लेने से मना कर दिया है। शिमोनिया बताता है कि जुजू ने कहा है उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे। अगर यूची टीम स्विच करने के लिए जिद करता है तो उसके साथ मारिया को भी स्विच करना पड़ेगा। इस तरह यूची कोई भी चाल चल नहीं पाएगा। अब जुजू के मुताबिक अगर सिर्फ यूची स्विच करेगा तो वह हेडर की लोकेशन का पता करके मारिया को बता देगा। अब मारिया मन में सोचती है कि इसका प्लान पता करना बहुत आसान था, पर ये भी यूची का प्लान का ही हिस्सा था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गेम स्टार्ट होने के बाद कुछ ही घंटे हुए थे। मारिया यूची से पूछती है कि वह क्या करने वाला है। यूची उसे बता देता है कि वह 2 दिन तक कुछ नहीं करेगा और दिखाएगा कि उसे गेम जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तीसरे दिन टीम स्विच करने की बात करेगा और अगर वह स्विच हो पाया तो वह हेडर की लोकेशन का पता करके उसे बता देगा। पर 10 में से केवल एक चांस है कि यह प्लान सफल होगा। इसलिए यूची कहता है कि दूसरी टीम अभी तक समझ चुकी है कि हेडर की लोकेशन का पता लगाने के लिए फूड डिलीवरी के टाइम उनके मेंबर्स का पीछा करना होगा। इसलिए अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम होता तो कोई भी सबसे छोटे लड़के को छुपने के लिए कहता, पर उन्होंने सबसे बड़े इंसान को चुना। इसका मतलब उन्हें पता है कि ये नॉर्मल गेम नहीं है और ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को हाइडर बनाया है। तभी मारिया पूछती है कि अगर वो स्विच करने के लिए नहीं मानेंगे तो आगे क्या होगा। अब यूची आगे का प्लान बताता है जो हमें सुनने को नहीं मिलता और प्लान सुनने के बाद मारिया को समझ आता है कि उसे टीम में लेने से पहले यूची ने ये कंफर्म क्यों नहीं किया था कि वह एक लड़की है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। ग्रुप के मेंबर्स यूची से कहते हैं कि वे स्विच कर ले, लेकिन यूची कहता है कि अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। ग्रुप के मेंबर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे कैप्टन ने तुम्हारे प्लान को समझ लिया है। इस पर यूची जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में तुम सभी की गेम देखकर मुझे लगता है कि मैं आसानी से जीत सकता हूँ। पर मारिया को याद आता है कि यूची ने कहा था कि वो 2 दिन के बाद थोड़ा बहुत ग्रुप के मेंबर से बातचीत करेगा और उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा ताकि वे कुछ जानकारी हासिल कर सके। अब चौथे दिन की सुबह शिमोनिया और बानरी अपने कैप्टन को खाना डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। ओनिगुआरा और चीसा मारिया यूची पर नजर रख रहे थे। यूची ओनिगुआरा से बात करते हुए यह पता लगा लेता है कि ओनिगुआरा बहुत ही सेंसिटिव है। इसके बाद यूची यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसके कारण ग्रुप के टोमोदाची गेम में शामिल हुआ। इसी दौरान चीसा आता है और ओनिगुआरा उसे चुप करवा देता है। इसके बाद मारिया गायब हो जाती है। ओनिगुआरा उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे नहाते हुए देखता है। ये देखकर ओनिगुआरा शर्मा जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मारिया और यूची दोनों खाना लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों एक क्लिफ तक पहुँचते हैं जहाँ यूची मारिया को धक्का दे देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब मारिया हैरान होती है कि यूची ऐसा कैसे कर सकता है। तभी सीन टेंजी की तरफ शिफ्ट होता है। टेंजी अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और लगभग मरने की हालत में होता है और वो गिव अप बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर वह वहाँ से बच गया तो उसे अपनी खाली जिंदगी में वापस लौटना होगा। तभी वह कहता है कि उसे यूची पर पूरा विश्वास है और वह उसका इंतजार करेगा। अगर उसे यूची नहीं मिलेगा तो वह मरना पसंद करेगा। और तभी टेंजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसकी होठों पर पानी गिरता है और वह देखता है कि यूची उसके सामने था और उसे पानी पिला रहा था। इसके बाद यूची टेंजी को बताता है कि वह पहले क्यों नहीं आ सका, क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ ओनिगुआरा मारिया को बचाने के लिए रुक जाता है, जबकि चीसा यूची के पीछे जाना चाहता है, लेकिन ओनिगुआरा उसे रोकता है और कहता है कि वह एक लड़की की मदद नहीं करेगा और उसे हर्ट होने देगा। तभी यह सुनकर चीसा मदद करने का फैसला करता है और मारिया को ऊपर खींच लेता है। अब मारिया कहती है कि यूची ने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक डिस्ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करेगा। अब हम फिर से यूची की तरफ शिफ्ट होते हैं। यूची टेंजी को बताता है कि उसने जो भी कुछ किया था वह सभी को देखकर किया था। वह कहता है वह उन सब की पर्सनैलिटीज और रिलेशनशिप को ध्यान से देख रहा था और उससे कुछ जानकारी हासिल की है। उसने सबको गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी ताकि वह ओनिगुआरा के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तभी यूची टेंजी से कहता है कि उसे पता था कि अगर वो ओनिगुआरा को रोक देगा तो दूसरा भी स्लो हो जाएगा। अब बीते दिनों में वह सबकी पर्सनैलिटी और रिश्तों को समझ रहा था। इसके बाद हम मारिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो चीसा का हाथ पकड़कर उसे
थैंक्स बोलती है, लेकिन ये कंफर्म करती है कि उसकी जान ओनिगवारा ने ही बचाई थी। चीसा उसे समझाती है कि अगर वह यूची की मदद करता है तो उसे ओनिगवारा को धन्यवाद देना चाहिए। तभी मारिया मजाक करते हुए कहती है कि ओनिगवारा ने मुझे नहाते हुए देखा था, इसलिए मैं उसे दूर रहना पसंद करूंगी। फिर हंसते हुए वो ओनिगवारा को थैंक्स कहती है। तभी ओनिगवारा और चीसा दोनों यूची को गालियां देने लगते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि उसके बारे में कुछ बुरा मत कहो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर उसने ये सुना तो वह नहीं जानता कि मेरे साथ क्या करेगा। अब तीनों वापस फूड स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मारिया के पैर में दर्द हो रहा होता है, इसलिए ओनिगवारा उसे कैरी करके फूड स्टेशन ले जाने लगता है। और फूड स्टेशन पहुंचकर ओनिगवारा और चीसा सिमोनिया और बानरी को सब कुछ बताते हैं। सिमोनिया कहता है कि अगर यूची फूड डिलीवर करने में सफल हो गया तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। तभी यूची वापस आता है और मारिया के साथ बुरा बिहेव करता है, लेकिन ओनिगवारा मारिया के लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि मारिया उसे रोक देती है और कहती है कि यूची यही चाहता है कि वह उसे गुस्से में लाकर लड़ाई करवाए ताकि वह जीत सके। तभी यूची मारिया के बाल पकड़कर उसे खींचता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आ। अब सिमोनिया कहता है ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन मानाबू कहता है कि हम अपने टीममेट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं और ओनिगवारा मारिया को अपने टीम में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन चीसा मना कर देती है और उसे समझाता है कि शायद मारिया एक्टिंग कर रही हो, इसलिए हमें उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों ये सुनकर ओनिगवारा चीसा से लड़ने लगता है और सिमोनिया दोनों को रोकते हुए कहता है कि फाइनल डिसीजन कैप्टन का होगा। और ये सुनकर यूची फिर उन सभी का मजाक उड़ाने लगता है। इससे ओनिगवारा को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अरे मैं खुद जाकर कैप्टन से बात करूंगा। इसके बाद ओनिगवारा और सिमोनिया दोनों कैप्टन से बात करने के लिए निकल जाते हैं। अब यूची के दिमाग में एक प्लान होता है। वह सोचता है कि जूजू यहाँ मौजूद नहीं है और इस बात का फायदा उठाकर वह पूरे ग्रुप को तोड़ सकता है और उसका अगला टारगेट होता है ओनिगवारा, जिसे वह मारिया के बहाने से अपने ग्रुप सी में शामिल करवा लेना चाहता है। और एक बार जब ओनिगवारा ग्रुप सी में शामिल हो गया तो यूची उसे टॉर्चर करके हाइडर की लोकेशन का पता निकालने की कोशिश करेगा। और कुछ घंटों बाद ओनिगवारा और सिमोनिया वापस लौट आते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उनके कैप्टन ने मारिया को अपने ग्रुप में शामिल करने से साफ मना कर दिया है। और ये सुनकर ओनिगवारा खुद ग्रुप सी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वह ये भी कहता है मैं अभी भी ग्रुप के लिए ही खेलूंगा, चाहे इससे मेरा कर्जा दुगुना ही क्यों ना हो जाए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और मुझे कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।